मैं रवि कुमार आप सभी व्यूअर्स का आपके चैनल फिजिक्स जी पे स्वागत करता हूं। तो हम लोग सेल के ईएमएफ के विषय में अच्छी तरह से समझ लिए कि सेल का ईएमएफ क्या है। तो परिपथ में एकांक आवेश को एक बार पूरी चक्कर लगवाने में सेल द्वारा किया गया कार्य है। और सेल जब ओपन सर्किट में रहता है यानी कि बाह्य परिपथ से नहीं जुड़ा होता है तो सेल के अंदर ऋणात्मक प्लेट से धनात्मक प्लेट तक एकांक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य भी सेल के ईएमएफ के बराबर है। साथ ही हम लोग यह भी पढ़ लिए कि जब सेल आपका ओपन सर्किट में है यानी बाह्य परिपथ से जुड़ा हुआ नहीं है या सेल से कोई धारा आप नहीं ले रहे हैं तो सेल का विद्युत वाहक बल हेक्साई सेल के टर्मिनल विभवांतर यानी बाहर के दोनों प्लेटों के बीच के विभवांतर के बराबर होता है। लेकिन जैसे ही सेल से अगर कोई धारा आप लेने लगते हैं तब क्या होता है, तो विद्युत धारा बाह्य परिपथ में जिस तरह से प्रवाहित होती है ठीक उसी तरह सेल के अंदर उसके प्लेट के बीच के इलेक्ट्रोड या वैद्युत अपघट्ट से होकर भी प्रवाहित होती है। तो जिस प्रकार चालक तार धारा के मार्ग में प्रतिरोध उत्पन्न करता है ठीक उसी तरह से प्लेट के अंदर का विद्युत अपघट्ट जो है वह भी धारा के मार्ग में विरोध उत्पन्न करेगा, प्रतिरोध उत्पन्न करेगा और उसी को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। यह बहुत ज़रूरी है समझ लेना कि जैसे बाह्य परिपथ में आप कोई रेजिस्टेंस लगाए या चालक तार है तो जब धारा प्रवाहित हो रही है तो वह मार्ग में बाधा पैदा करेगा और ठीक उसी तरीके से प्लेट के अंदर सेल के अंदर जब ऋण प्लेट से धन प्लेट की ओर धारा बह रही है विद्युत अपघट्ट से होके तो विद्युत अपघट्ट भी कुछ न कुछ जरूर अपना आंतरिक प्रतिरोध रखेगा, धारा के मार्ग में विरोध करेगा। तो इस कारण से क्या होता है कि सेल द्वारा दी गई ऊर्जा का कुछ भाग सेल के अंदर ही खर्च हो जाता है। अगर सेल का ईएमएफ एक्सआई है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध मान लीजिए कि स्मॉल आर है तो उस स्मॉल आर से अगर धारा गुजरेगा तो कुछ हिस्सा एक्सआई का उसको पार करने में खर्च हो जाता है। और यही कारण है कि टर्मिनल विभवांतर जो हमको मिलता है वह भी बराबर क्या मिलता है, एक्सआई माइनस आई आर के बराबर। तो सिंपल हम लोग को ध्यान में रखना है कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, तो सेल के वैद्युत अपघट्ट द्वारा धारा के मार्ग में कुछ प्रतिरोध उत्पन्न किया जाता है जिसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। तो हम इसको लिख दिए हैं। आज बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यह भी आप लोग का बनेगा, यह आज के क्लास में हम लोग कर लेंगे। और साथ में हम लोग आज बहुत इम्पोर्टेंट है सिंपल सर्किट के लिए किरचॉफ्स का नियम। बहुत आसान है और बहुत महत्वपूर्ण है आपके इंटर के एग्ज़ाम के लिए भी। आगे जो भी आप कंसेप्ट कीजिएगा, प्रॉब्लम कीजिएगा, करेंट डिस्ट्रीब्यूट करना हो, अलग अलग तरह का आपका लूप बना के देगा तो हर जगह अभी से हम लोग किरचॉफ्स के नियम पे डिपेंडेंट रहेंगे। और बहुत सिंपल नियम है, बहुत आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपका बनता है सेल के आंतरिक प्रतिरोध और सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। तो हम बोर्ड पे लिख दिए हैं, एक बार जल्दी से पढ़ लेते हैं हम लोग और फिर किरचॉफ्स का नियम हम लोग सीख लेंगे। तो सब लोग थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या कर रहा है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर नोट कर लीजिए जल्दी से, चर्चा तो काफ़ी हो गया। जिस प्रकार चालक तार विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है उसी प्रकार सेल के अंदर विद्युत अपघट्ट भी विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है। इसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध जिसको कि सिंबल स्मॉल आर कहते हैं। और जब भी आपका कोई सेल रहेगा देखिए इस तरह से आपका फिगर बना रहेगा, एक बड़ा प्लेट और एक छोटा प्लेट, और सेल के आंतरिक प्रतिरोध को इसी में इस तरह से लिख दिया स्मॉल आर। तो जब भी आप देखिएगा कि एक नॉर्मल सेल है तो इस तरह से आपका फिगर बना रहेगा और चाहिएगा तो विद्युत वाहक बल की दिशा इस तरह से एरो से यानी छोटा वाला प्लेट से बड़े वाले प्लेट की ओर, और इसका ईएमएफ मान लीजिए दे रहा है एक्सआई। तो इस तरह से आप देखिएगा फिगर बना हुआ रहेगा सर्किट में सेल का। तो यह आर क्या
है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध है, और यह हेक्साई सेल का क्या है, विद्युत वाहक बल। और यह छोटा प्लेट से बड़ा प्लेट की ओर, जिसको छोटा वाला को आप निगेटिव टर्मिनल कहिएगा, बड़ा वाले को पॉजिटिव टर्मिनल कहिएगा, और निगेटिव से पॉजिटिव की ओर एक तीर का चिन्ह भी आप लोग देखिएगा बना रहता है। तो चर्चा करते हैं काफ़ी उस पर भी। यहाँ लिख लिया आप लोग, सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या हो गया, तो जिस प्रकार चालक तार विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है, ठीक उसी प्रकार सेल के अंदर विद्युत अपघट्ट भी विद्युत धारा के मार्ग में प्रतिरोध लगाता है। इसे सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इस कारण सेल द्वारा दी गई ऊर्जा का कुछ भाग सेल के अंदर ही खर्च हो जाता है। यहाँ तक एकदम क्लियर है। तो कुछ भाग खर्च होने के कारण ही टर्मिनल विभवांतर आपको V बराबर क्या मिलता है, हेक्साई माइनस IR मिलता है। यह IR जो भाग है यह क्या हो गया, तो सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण सेल के अंदर ही खर्च हो जाता है। तो टोटल EMF हेक्साई था, उसका IR आपका सेल के अंदर ही खर्च हो गया। तो टर्मिनल पर बाहर विभवांतर भी कितना मिला आपको, हेक्साई माइनस IR मिला। तो यह आपका सेल का आंतरिक प्रतिरोध के लिए हो गया। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग से पूछ लेगा कि सेल के आंतरिक प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक, 3 कारक है, आसानी से सबको याद रहेगा, हम लिख दिए हैं। तो पहला है, यह सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। सबको पता है सेल में एक धन इलेक्ट्रोड है, एक ऋण इलेक्ट्रोड है, और उसको वैद्युत अपघट्ट में आप रखे हुए हैं। तो दोनों इलेक्ट्रोड के जो बीच की दूरी होगी उसके अनुक्रमानुपाती होगा क्या, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो अगर दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी बढ़ाइएगा, आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा। दोनों इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी घटाइएगा, आंतरिक प्रतिरोध घटेगा। तो पहला पॉइंट याद रहेगा क्या, कि यह सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। क्लियर है। दूसरा पॉइंट है, यह विलयन में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। आप लोग कभी बैटरी बनाने वाले को देखे होंगे, इस तरह से प्लेट आपका रहता है, पैरेलल रखे हुए रहता है। तो प्लेट का जो सरफेस एरिया है, क्षेत्रफल है, तो वह जितना अधिक होगा आंतरिक प्रतिरोध उतना ही कम होगा। ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट याद रखना है कि दोनों प्लेटों के बीच की दूरी का अनुक्रमानुपाती होता है, यानी बीच की दूरी बढ़ाइएगा आंतरिक प्रतिरोध बढ़ेगा, बीच की दूरी घटाइएगा आंतरिक प्रतिरोध घटेगा। जबकि प्लेट का जो सरफेस एरिया है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो प्लेट का सरफेस एरिया जितना अधिक होगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध उतना कम होगा। 2 पॉइंट क्लियर हो गया हम लोग का। पहला पॉइंट हो गया कि यह सेल के दोनों इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा, यह विलयन में डूबे इलेक्ट्रोडों के क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है मतलब इलेक्ट्रोड के प्लेट का क्षेत्रफल जो कि अपघट्ट में डूबा हुआ है वह जितना अधिक होगा सेल का आंतरिक प्रतिरोध उतना कम होगा। तीसरा पॉइंट लिख लीजिए, यह वैद्युत अपघट्ट की सांद्रता पर निर्भर करता है। कौन निर्भर करता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध। तो वैद्युत अपघट्ट आपको पता है एक विलयन है, तो अगर उसकी सांद्रता बढ़ाइएगा तो उसका आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ेगा, विलयन की सांद्रता घटाइएगा आंतरिक प्रतिरोध घटेगा। तो यह 3 पॉइंट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है और याद रखना बहुत आसान है। पहला पॉइंट, प्लेट के बीच की दूरी का अनुक्रमानुपाती होता है। दूसरा पॉइंट कि प्लेट विलयन में डूबे प्लेट के एरिया का या क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती होता है। और तीसरा पॉइंट, तो यह विलयन की सांद्रता पर निर्भर करता है, सांद्रता बढ़ाने पर सेल का आंतरिक प्रतिरोध भी बढ़ता है। तो जल्दी से ये पॉइंट हम लोग नोट कर देते हैं, नीचे स्टार मार के लिख दिए हैं कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध उपयोग में लाए जाने पर धीरे धीरे बढ़ता जाता है।
पहले भी चर्चा किए थे कि जैसे जैसे बैटरी आपका पुराना होते जाता है उसका आंतरिक प्रतिरोध आर भी बढ़ते जाता है, और बहुत जब ज़्यादा पुराना हो जाता है तो उसका आंतरिक प्रतिरोध इतना अधिक हो जाता है कि सेल उपयोग के लायक आपका नहीं बचता है। अब जैसे 12 वोल्ट का बैटरी है तो टर्मिनल विभवांतर आपको V बराबर है XI माइनस IR, तो यह R अगर बहुत अधिक हो जाएगा तो वोल्टेज जहाँ 12 वोल्ट मिलना चाहिए वहाँ हो सकता है 10 वोल्ट ही मिले, 8 वोल्ट ही मिले, और आपका उपकरण अगर 12 वोल्ट पे चलने वाला है तो वह 10 वोल्ट पे तो नहीं चल पाएगा। इस कारण से सेल जैसे जैसे पुराना होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध बढ़ते जाता है और एक समय के बाद आपका सेल उपयोग के लायक नहीं रहता है। और सेल जब नया बना हुआ रहता है, फ्रेश बना हुआ रहता है, तो उसका आंतरिक प्रतिरोध आर बहुत कम होता है, जिसके कारण आपको अच्छा वोल्टेज मिलता है। और हमेशा यह भी ध्यान में रखना है कि सेल का विद्युत वाहक बल यानी कि EMF वह चाहे आपका नया सेल हो या पुराना सेल हो, कितना भी पुराना हो, वह सेम का सेम बना होता है। मेन डिफरेंस कौन पैदा करता है? सेल का आंतरिक प्रतिरोध आर। तो यहाँ तक आप लोग नोट कर लीजिए अच्छा से, यहाँ तक हम लोग क्लियर हैं। जस्ट आगे हम अब आप लोग को लिखते हैं किरचॉफ्स का नियम। बहुत आसान है, देखिएगा, बिल्कुल घबराना नहीं है। हम लोग इधर अपना लक्ष्य की ओर बढ़ ही रहे हैं। आपका ऑफलाइन क्लास में भी लगातार हम लोग आगे की ओर बढ़ते जा रहे हैं, तो उम्मीद है कि हम लोग एक लेवल तक पहुंच जाएंगे, इसका काफ़ी उम्मीद है। केवल वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए, और जो भी नए लोग जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको पता चलेगा। क्योंकि अभी हम बहुत रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रहे हैं, थोड़ा व्यस्तता ज़्यादा हो जाता है, उधर ऑफलाइन क्लास भी रहता है और इधर ऑनलाइन में भी काफ़ी समय लगता है। तो आपका सब्सक्रिप्शन रहेगा तो जब भी हम वीडियो डालेंगे आपको मिल जाएगा। और दूसरा बात यह भी कि अगर हम वीडियो नहीं भी डाल रहे हैं लगातार, तब भी अब आपके पास 100 से अधिक वीडियो अपलोड हो चुका है, आप आसानी से उन सारे चैप्टर को पढ़ सकते हैं। तो आपका इलेक्ट्रोस्टैट में आवेश, विद्युत क्षेत्र, इसका क्लियर है। गॉस लॉ हम लोग अच्छा से पढ़ चुके हैं, विद्युत विभव अच्छा से पढ़ चुके हैं, धारिता, कैपेसिटर यानी संधारित्र, यह भी काफ़ी अच्छा से हम लोग पढ़ चुके हैं। विद्युत धारा भी काफ़ी डिटेल में हम लोग अभी पढ़े हैं। और अब सिंपल सर्किट पढ़ रहे हैं। सिंपल सर्किट आपको बोले हैं कि बिल्कुल याद रखिएगा कि माला का यह धागा है, यानी इसी में आके जितना भी चीज़ पढ़िएगा सब ऐड होते चला जाएगा। चाहे वह कैपेसिटर पढ़े आप तो प्रतिरोध पढ़े, तो आगे इंडक्टर पढ़िएगा तो सब आपका सिंपल सर्किट में ही ऐड हो जाएगा। तो इसका कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ख़ास के अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं किरचॉफ्स का नियम, तो इम्पोर्टेंट है लेकिन भारी नहीं है, यह ध्यान रखिएगा। इसको नोट कर लीजिए, हम किरचॉफ्स का नियम लिख देते हैं, समझा भी देंगे। तो किरचॉफ्स का नियम हम यहाँ पे लिख रहे हैं, और किरचॉफ्स का नियम वास्तव में हम लोग को कहाँ यूज करना है, तो अलग अलग तरह का आगे जब हम लोग परिपथ पढ़ेंगे उसमें अलग अलग आपका धारा ब्रांचिंग होगा। अब कहीं पे करंट जा रहा है, वहाँ पे 3 रास्ता है, तो किसी में I1 करंट गया, किसी में I2 गया, किसी में I3 गया। तो करंट डिस्ट्रीब्यूशन भी हम काफ़ी डिटेल में आप लोग को आगे चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ पर अभी समझना है कि अगर भिन्न भिन्न तरह का परिपथ है, अलग अलग तरह का रूप है, तो उसमें धारा का वितरण यानी कि किसमें कितना करंट हमको भेजना है, वह धारा का वितरण प्राप्त करने के लिए किरचॉफ्स महोदय ने बहुत सिंपल रूल आपका प्रतिपादित किया है। और इसका एक ही लॉजिक है, जो कि पहला नियम आपका है, यहाँ पे लिख रहे हैं हम संधि नियम या जंक्शन लॉ, या इसको कह रहा है प्रथम नियम। तो हम लोग जानते हैं कि आवेश
विद्युत धारा जो है वह वास्तव में क्या है, आवेश का प्रवाह है। तो जैसे हम लोग देखते हैं जंक्शन, रेलवे जंक्शन के विषय में जानते होंगे कि जहाँ पर दो से अधिक पटरियाँ, दो से अधिक अलग अलग दिशा से आने वाली पटरियाँ जहाँ पे मिलता है उसको क्या कहते हैं, जंक्शन कहते हैं। ठीक उसी तरह से अलग अलग ब्रांच से आने वाली धारा और किसी बिंदु पे मिल रहा है तो वह भी आपका क्या कहलाएगा, जंक्शन कहलाएगा। तो जंक्शन पर एक ही चीज़ याद रखना है कि परिपथ के किसी भी बिंदु पे आवेश भंडारित नहीं होता है, वह स्टोर नहीं होता है। जैसे यहाँ पे अगर यह फिगर आप लोग को दिख रहा होगा तो देखिए कि आपका ब्रांच मिल रहा है, एक आपका यह I1 करंट आ रहा है, एक I2, एक I3 और एक I4। तो यहाँ पे 4 ब्रांच आपका बिंदु O पे मिल रहा है। तो सभी में जैसे कि इसमें आपका I1 करंट प्रवाहित हो रहा है, इसमें I2 है, इसमें I4 है, इसमें I3 है। तो प्रथम नियम केवल यही कहता है कि परिपथ के किसी भी बिंदु पे चाहे वह जंक्शन ही क्यों न हो, आवेश भंडारित नहीं हो सकता है। तो अगर यहाँ पे आवेश भंडारित नहीं हो सकता है कहने का मतलब क्या हुआ कि जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, जितना आवेश आएगा उतना को जाना पड़ेगा। यानी कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। बहुत सिंपल है, एक लाइन में याद रहेगा। क्या हो गया, तो टोटल इनकमिंग इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग। यानी किसी जंक्शन की ओर या किसी जंक्शन तो समझ ही रहे हैं, दो या दो से अधिक ब्रांच जहाँ पे मिल रहा है, तो किसी जंक्शन की ओर आने वाली समस्त विद्युत धारा बराबर होगी जंक्शन से दूर जाने वाली समस्त विद्युत धारा। या जंक्शन की ओर आने वाली धारा को क्या कह दिए, टोटल इनकमिंग करंट, और वह किसके बराबर हो जाएगा, टोटल आउटगोइंग करंट का। मतलब कि इस बिंदु पे ऐसा नहीं है कि कुछ आवेश भंडारित हो जाएगा या कुछ करंट रुक जाएगा, जितना आएगा उसको जाना पड़ेगा। यही आपका प्रथम नियम है, किरचॉफ्स का फर्स्ट लॉ है। तो जल्दी से इसको आप लोग नोट कर लीजिए, चर्चा फिर और करेंगे। तो लिख दिए हैं किरचॉफ्स के नियम, किरचॉफ्स लॉ। तो किसी विद्युत परिपथ में विभिन्न चालकों में धारा वितरण के लिए किरचॉफ्स के नियम का प्रयोग किया जाता है, जो निम्न है। और एग्जाम के लिए ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और खास के आसान है, आपको याद भी रहेगा, आसानी से आप एग्जाम में लिख पाएगा। तो पहला नियम को कहते हैं संधि नियम या जंक्शन लॉ, या इसी को प्रथम नियम भी कहेगा कि किरचॉफ्स का प्रथम नियम क्या है। तो किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग, जिसको कहते हैं अलजेब्रिक सम, शून्य होता है। ध्यान से देख लीजिए क्या कहता है, किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, अर्थात सिग्मा आई बराबर 0। या इसी को आप दूसरा लैंग्वेज में कह सकते हैं कि टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट। या आप यह भी कह सकते हैं कि परिपथ के किसी भी बिंदु पे करंट या आवेश भंडारित नहीं होता है, जितना आता है उतना जाता है। यानी कि जंक्शन की ओर आने वाली विद्युत धारा का योग बराबर होता है जंक्शन से दूर जाने वाली विद्युत धाराओं का योग। तो जिस भी लैंग्वेज में आप चाहे आसानी से इसको वर्णन कर सकते हैं। केवल यही ध्यान रखना है कि जंक्शन पे कोई भी करंट भंडारित नहीं होता है, जितना आता है उतना उससे दूर चला जाता है। तो अगर यह नियम लिख रहे हैं कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, जिसको कह रहा है सिग्मा आई बराबर 0। तो इसके लिए हम लोग को एक चिन्ह परिपाटी लेना होगा। क्या चिन्ह परिपाटी लेना होगा, तो देखिए कुछ करंट आपका क्या है, संधि की ओर आ रहा है। जैसे देखिएगा यह I1 है तो यह O की तरफ जा रहा है, यह I2 है यह भी संधि की ओर जा रहा है, जबकि I3 क्या है, संधि से दूर जा रहा
रहा है, I4 आपका संधि से जुड़ जा रहा है। तो इसका बीजगणितीय योग लेना है हम लोग को, सभी धारा का बीजगणितीय योग शून्य करना है। तो उसके लिए चिन्ह परिपाटी क्या यूज करते हैं देख लीजिए। तो संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक, जैसे I1 है और यह O के तरफ आ रहा है तो इसको क्या लीजिएगा, प्लस I1 पॉजिटिव लीजिएगा। यह I2 है, यह संधि की ओर आ रहा है, इसको भी क्या लीजिएगा, धनात्मक। तो संधि की ओर आने वाली धाराएं धनात्मक तथा संधि से दूर जाने वाली धाराएं ऋणात्मक ली जाती है। तो I1 I2 आपका संधि की ओर आ रहा है तो यह दोनों क्या हो गया, धनात्मक। I3 और I4 संधि से दूर जा रहा है, क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। तो अगर इस इक्वेशन का यूज करते हैं कि किसी भी परिपथ में संधि पे मिलने वाली समस्त विद्युत धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, और अगर यह आपका परिपथ है तो क्या लिखना होगा इस साइन स्कीम के हिसाब से, सब लोग बोलिए। तो यह I1 संधि की ओर जा रहा है तो क्या हो गया, प्लस I1 हो गया। या I2 भी आपका संधि की ओर, जंक्शन की ओर जा रहा है, क्या हो गया, प्लस I2 हो गया। जबकि I3 देखिए संधि से दूर जा रहा है, क्या लेना होगा, दूर जा रहा है तो माइनस I3 हो गया। या I4 भी आपका संधि से दूर जा रहा है, क्या हो गया, माइनस I4। तो I1 I2 संधि की तरफ जा रहा था तो I1 प्लस I2 धनात्मक ले लिए। I3 आपका संधि से दूर जा रहा था, ऋणात्मक ले लिए। I4 संधि से जुड़ जा रहा था, ऋणात्मक ले लिए। तो I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 बराबर क्या हो गया, 0। और यही आपका क्या है, तो संधि नियम या किरचॉफ्स का प्रथम नियम है। देखिए इससे आसान क्या हो सकता है। और एक चीज़ हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि यह फिगर वगैरह याद करने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप रैंडम फिगर कुछ भी एग्जाम में, मान लीजिए कि इसमें हम I1 आप कर रहे हैं, दूसरा ब्रांच है, इसको आप मान लीजिए कि इसमें दूर जा रहा है, आपने ले लिया। ज़रूरी तो नहीं है कि यही फिगर आपको बनाना। एग्ज़ाम में आप रैंडम फिगर बनाना, ध्यान रखना यही है कि जंक्शन है तो 2 से अधिक ब्रांच शो कर दीजिए। इधर आपको मन है, इधर आप I3 शो कर दीजिए, इधर आप I4 शो कर दीजिए, इधर आप I5 शो कर दीजिए। कैसा भी फिगर बनाइए, ध्यान केवल यही रखिएगा कि संधि की ओर जो करंट लीजिएगा, मान लीजिए कि यह सभी का जंक्शन O है तो संधि की ओर जाने वाले को पॉजिटिव लेना है, संधि से दूर जाने को निगेटिव लेना है। ऐसा नहीं कि यही फिगर आपको रट लेना है। कोई भी आप ब्रांच बना दीजिए, 3 से अधिक या 2 से अधिक ब्रांच I1 I2 I3 I4 आप शो कर दीजिए और उसमें लूप लॉस से आप लिख दीजिएगा। जैसे अब यह अगर आपका यही फिगर आपने बनाया तो इसके लिए करंट I1 क्या है, O की तरफ यानी जंक्शन की ओर जा रहा है तो I1 आपका पॉजिटिव हो गया। या I2 संधि से जंक्शन से दूर जा रहा है, क्या हो गया, निगेटिव हो गया, माइनस I2 हो गया। अगेन यह I3 संधि से दूर जा रहा है, क्या हो गया, माइनस I3 हो गया। या I4 संधि की ओर देखिए जंक्शन की ओर आ रहा है, क्या हो गया, प्लस I4 हो गया। और यह I5 देखिए जंक्शन से दूर जा रहा है, क्या हो गया, माइनस I5 हो गया। और यह बराबर क्या हो गया, 0। सभी धाराओं का बीजगणितीय योग जो कि जंक्शन पर मिल रहा है शून्य होता है। और साइन स्कीम हमको याद रखना है कि जंक्शन की ओर आने वाले को पॉजिटिव, दूर जाने वाले को निगेटिव। रटने का कोशिश बिल्कुल नहीं कीजिएगा। प्रथम नियम एकदम सिंपल है, टोटल इनकमिंग करेंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करेंट। संधि की ओर आने वाली सभी धारा बराबर होगा संधि से दूर जाने वाली धारा। या फिर आप कह जाइएगा कि संधि की ओर आने वाली सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। उस केस में साइन स्कीम आपको बताना है कि संधि की ओर जो करंट आ रहा है उसको धनात्मक लेंगे, संधि से दूर जा रहा है उसको ऋणात्मक लेंगे। कोई भी रैंडम फिगर आप 2 से अधिक ब्रांच का, 3-4 ब्रांच का शो कर दीजिए। कुछ करंट को संधि की ओर लाइए, कुछ को दूर ले जाइए और किरचॉफ्स लॉ उसमें अप्लाई कर दीजिए। आसानी से आपको नंबर मिल जाए।
जाएगा। और यह कंसेप्ट हम लोग का तो बिल्कुल बेस है, आगे जितना भी पढ़ेंगे हर जगह हमको यह यूज आएगा। तो इसको अच्छा से आप लोग नोट कर लो। दूसरा नियम हम लिखते हैं। तो किरचॉफ्स का अगला नियम, जिसको कि दूसरा नियम बंद पास का नियम या द लूप लॉ या इसी को द्वितीय नियम भी कहते हैं, यह मेन है तो यह भी बहुत आसान, लेकिन इसको समझना बहुत ज़रूरी है, कारण कि बुक वगैरह में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग तौर पे लिखा जाता है। अलग अलग तरीके से सभी राइटर लिखते हैं और उसमें आपको काफ़ी कंफ्यूजन रहेगा। तो जो सबसे बेस्ट आपको समझने का तरीका है उस पे हम आपको ले चलेंगे और इसको समझना थोड़ा सा ज़रूरी है। तो हम शुरू में ही कहे थे कि विद्युत विभव और विभवांतर यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस, यह पूरे फिजिक्स को डील करेगा। इस पे हम काफ़ी जोर दिए थे कि विभव और विभवांतर का समझ हमें काफ़ी आगे हेल्प करने वाला है। तो यहाँ भी सारा खेल विभवांतर का ही है, पोटेंशियल ड्रॉप का ही है। और सिंपली अगर समझिएगा, जैसे अगर यही लूप है या कोई भी बंद लूप है और इसमें कह रहा है कि किसी बंद लूप में या बंद पास में आप घड़ी के सुई की दिशा में या तो क्लॉकवाइज चल सकते हैं या फिर एंटी क्लॉकवाइज चल सकते हैं। दोनों दिशा, कोई भी दिशा अगर आप चूज कर लिए और बिंदु ए से चलना शुरू किए, बी सी डी से होते हुए वापस बिंदु ए तक ही आते हैं, तो किसी भी बंद पास में या किसी भी बंद लूप में अगर आप कोई बिंदु से चलकर, चाहे आप क्लॉकवाइज चले चाहे आप एंटी क्लॉकवाइज चले, घड़ी के सुई की दिशा में चलिए या उसके विपरीत दिशा में, शर्त यही है कि बिंदु ए से चलना शुरू किए, वापस कहाँ जाना है आपको, बिंदु ए पर ही आ जाना है। तो इस दौरान जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा यानी विभव का ह्रास होगा, उन सभी का बीजगणितीय योग शून्य होगा। और यह होना भी चाहिए, यह ऊर्जा के संरक्षण के नियम के अनुरूप भी है। तो अगर बिंदु ए से चलना शुरू किए, अगर मान लो यह प्रतिरोध R1 है, इसमें कुछ विभव ह्रास होगा, आपको पता है कि विभव ह्रास या पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, तो I1 R1 हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। और जहाँ जहाँ आपका सेल है तो उसका ईएमएफ है, जैसे कि यह सेल है तो इसका ईएमएफ अगर xi1 है। अब यहाँ पे देखिए, छोटा वाला प्लेट क्या है आपका, ऋण प्लेट है, बड़ा वाला प्लेट क्या है, धन प्लेट है। तो ऋण प्लेट से धन प्लेट पे जाइएगा तो क्या होगा, पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। जबकि आप धन प्लेट से ऋण प्लेट पे जा रहे हैं, विभवांतर क्या हो रहा है, निगेटिव हो रहा है, ऋणात्मक हो रहा है। तो टोटल पोटेंशियल ड्रॉप हमको सभी विभव ह्रासों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। तो सबसे पहले हम आपको इसको जो डिफिनीशन है यह आपको लिखवा देते हैं और एकदम अच्छी तरह से समझा देंगे। थोड़ा सा केवल ध्यान रखिएगा और जो रूल हम कहेंगे केवल एक ही रूल पे चलिएगा, अलग अलग रूल पे चलिएगा तो कंफ्यूज कीजिएगा। तो जल्दी से सबसे पहले किरचॉफ्स का द्वितीय नियम, जिसको कि बंद पास का नियम या द लूप लॉ कहते हैं, इसको देख लेते हैं। तो लिख दिए हैं, द अलजेब्राइक सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल डिफरेंसेस अलोंग ए क्लोज्ड लूप इन ए सर्किट इज 0। क्लियर है? इसको हिंदी में कह सकते हैं, किसी बंद पास के अनुदिश सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। किसी बंद पास के अनुदिश सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे यह आपका ए बी सी डी एक क्या है, बंद पास है, क्लोज लूप है। अब अगर ए से चलना शुरू किए, बी सी डी वापस ए पर आए, तो जितना पोटेंशियल ए पर था वापस कितना हो गया, ए पर ही आ गए, समान पोटेंशियल पे आ गए। तो ऊर्जा संरक्षण का नियम भी कहता है कि पोटेंशियल ड्रॉप टोटल सभी पास
पास के या सभी परिपथ के सभी कारकों के अनुदिश पोटेंशियल ड्रॉप का बीजगणितीय योग क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए, जो कि एकदम ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुकूल भी है। लेकिन थोड़ा सा हम लोग को इसका टेक्निक भी देखना होगा। सबसे पहले चिन्ह परिपाटी हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिख दिए हैं चिन्ह परिपाटी। हम किसी बिंदु ए से, मान लीजिए बिंदु ए से चलना प्रारंभ कर किसी बंद पास के अनुदिश क्लॉकवाइज अथवा एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलकर वापस उसी बिंदु ए पर पहुँचते हैं। ए से चलना शुरू किए, वापस ए पे ही पहुँचते हैं। तो इस दौरान मिलने वाले सभी विभव ह्रास यानी कि पोटेंशियल ड्रॉप को धनात्मक, जैसे कोई प्रतिरोध से गुजरेगा, ऑब्वियस है कि उसके सिरों के बीच क्या होगा? पोटेंशियल ड्रॉप करेगा, डिक्रीज करेगा। तो सभी विभव ह्रास को धनात्मक लेंगे। जहाँ जहाँ पोटेंशियल घट रहा है, विभव में कमी हो रहा है, उसको क्या लेना है? धनात्मक। याद रखिएगा अच्छा से, विभव ह्रास जहाँ होगा उसको क्या लीजिएगा? पॉजिटिव। जैसे इस रेजिस्टेंस है, इस प्रतिरोध से धारा I1 गुजरा, तो विभव ह्रास क्या हो गया? I1 R1। तो इसको क्या लेना है? धनात्मक लेना है। तथा दिए गए तथा सभी विभव वृद्धि, यह इम्पोर्टेंट है। अगर विभव में ह्रास हुआ, कोई प्रतिरोध मिला I1 R1, तो वह पॉजिटिव हो गया। तथा सभी विभव वृद्धि यानी कि पोटेंशियल इंक्रीज को क्या लेंगे? ऋणात्मक लेंगे। जैसे कोई बैटरी, तो हम लोग एक एग्जाम्पल की मदद से इसी फिगर में समझेंगे। घबराइएगा नहीं, नया चीज़ है लेकिन समझ में अच्छा से आ जाएगा। अगर आप, यह आपका क्या है? बड़ा वाला प्लेट है, इसको क्या लेंगे? धनात्मक, यानी कि यह हायर पोजीशन पोटेंशियल पे है, और यह छोटा वाला प्लेट क्या है? लोअर पे है। तो अगर इधर से इधर जाते हैं, ध्यान दीजिएगा, इस पे अलग से भी चर्चा कर लेंगे, लेकिन अब समझिए किस तरह से हम चलते हुए और इस प्लेट से इस प्लेट पे अगर जाएंगे तो हायर से लोअर पे जा रहे हैं, यानी विभव क्या हो रहा है? ह्रास हो रहा है। और जब भी विभव में ह्रास होगा उसको क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। यानी Xi2 क्या लीजिएगा? पॉजिटिव लीजिएगा। अच्छा से समझ लो, बड़ा वाला प्लेट से छोटा वाला पे अगर गए तो विभव क्या हो रहा है? या हायर पर था या लोअर पर था, यानी दोनों के बीच विभव में क्या हुआ? तो यहाँ से यहाँ गए, यानी हायर से लोअर। देखो, बड़ा से छोटा पर गया, यानी कि क्या हो गया? हायर से लोअर पर गया, विभव में क्या हो गया? ह्रास हुआ। और आपको लिखा दिए हैं साइन कन्वेंशन में कि विभव में ह्रास को क्या लेना है? पॉजिटिव लेना है। यानी Xi2 क्या लीजिएगा? पॉजिटिव। अब मान लो इधर से इधर, यानी कि ए से डी की ओर आ रहा है, यानी छोटा प्लेट से बड़ा प्लेट पर गया। छोटा प्लेट ऋण प्लेट है, यानी लोअर पोटेंशियल पे है, या बड़ा वाला हायर पोटेंशियल पे है। तो लोअर से हायर में अगर आ रहे हैं तो क्या हो गया? विभव में वृद्धि हो रहा है। और जहाँ जहाँ विभव में वृद्धि होगा उसको क्या लेना है? ऋणात्मक। तो ध्यान दे लो, अच्छा से समझ लो। अगर ए से, यानी यह निगेटिव प्लेट से, और बड़ा वाला को क्या कहेगा? पॉजिटिव। तो निगेटिव से पॉजिटिव पे जाइएगा, यह निगेटिव से पॉजिटिव पे, यानी विभव में वृद्धि होगा। Xi2 क्या हो जाएगा? निगेटिव लेना होगा। जबकि इधर से इधर जाइएगा, यानी बड़ा वाला से छोटा में जाइएगा तो विभव ह्रास होगा, और जब भी विभव ह्रास होगा Xi2 आपका क्या होगा? पॉजिटिव होगा। या ऐसे भी सोच लीजिए आप लोग को, अगर दूसरा तरीका भी कहते हैं कि अगर चल रहे हैं और यह तीर है, तीर गड़ गया, मतलब क्या हो गया? पॉजिटिव हो गया। याद रखिएगा, जैसे ही तीर गड़ गया, यानी आप इधर से इधर जाइएगा तो यह तीर गड़ गया, और तीर गड़ गया मतलब आप क्या हो गए? पॉजिटिव हो गए। और अगर आप इधर से इधर आते हैं, ए से डी की ओर आते हैं, तो निगेटिव प्लेट से पॉजिटिव पे आते हैं, तीर नहीं गड़ेगा, तीर नहीं गड़ेगा मतलब आप क्या हो गए? निगेटिव हो गए। तो अगर तीर गड़ गया, Xi2 पॉजिटिव हो गया, तीर नहीं गड़ा तो निगेटिव लेना है। इस पे अच्छा से ध्यान रखें, और थोड़ा सा प्रैक्टिस भी करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो जल्दी से इस परिपथ में हम लोग किरचॉफ्स का सेकेंड लॉ, जिसको कि बंद पास का नियम या लूप लॉ भी कहते हैं, इसको लगा के देखते हैं हम लोग। ठीक है, तो
कह रहा है कि किसी बिंदु ए से आप चलना शुरू कीजिए क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो हम लोग क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही चलते हैं। यह आपका क्या है, क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग लूप लॉ लगा के देखते हैं। तो कह रहा है कि किसी बंद पास के अनुदिश सभी विभवांतरों का बीजगणितीय योग शून्य होता है। यानी ए से हम चलना शुरू किए, बी सी डी होते हुए वापस ए पर आएंगे और जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप मिलेगा सबका योग हम लोग करेंगे और वह किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। इसको समझना बहुत ज़रूरी है, थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा। तो आप ध्यान दीजिए, बिंदु ए से हम लोग चलना शुरू किए, धारा किस दिशा में, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो देखिए धारा आपका I1 है और हम लोग जिस दिशा में चल रहे हैं धारा भी क्या है, उसी दिशा में चल रहा है। और रास्ते में आपको मिल गया प्रतिरोध R1। तो इस प्रतिरोध R1 को पार कीजिएगा तो इसके अनुदिश पोटेंशियल ड्रॉप कितना हो गया हमको, I1 R1। तो यह पोटेंशियल ड्रॉप को हम यहाँ पे नोट कर लेते हैं, लिख दिए हैं। दिए गए परिपथ में बंद पास ABCD वापस ए पर आए के अनुदिश क्लॉकवाइज चलने पे। तो बिंदु ए से चलना शुरू किए, हमको धारा की दिशा में ही चल रहे हैं, I1 की दिशा में, और प्रतिरोध मिल गया R1। तो इस प्रतिरोध के अनुदिश पोटेंशियल ड्रॉप होगा। प्रतिरोध जब भी है धारा की दिशा में क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा। किसके बराबर हो गया, IR1 के बराबर। तो लिख दिए पहला पोटेंशियल ड्रॉप हमको क्या मिल गया, IR1। अब ए से देखो बी तक पहुंच गए। अब हमको कहाँ चलना है, बी से सी तक। तो बी से सी तक भी आने में देखिए धारा की दिशा आपका और आपके चलने की दिशा दोनों क्या है, सेम है। तो इस प्रतिरोध R2 के अनुदिश पोटेंशियल ड्रॉप क्या मिल जाएगा हमको, यह आपका I1 R1 था और यह हो गया I2 R2। तो धारा की दिशा में आप कोई भी प्रतिरोध को पार कीजिएगा क्या होगा, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, विभवांतर में कमी होगा, उसको धनात्मक लेना है आपको। तो यह हो गया I2 R2। ध्यान से देखो, ए से चलना शुरू किए, पहला हमको मिला प्रतिरोध R1, धारा की दिशा में पोटेंशियल ड्रॉप हो गया I1 R1। तो पोटेंशियल ड्रॉप विभव ह्रास हो रहा है, क्या ले लिए, धनात्मक ले लिए। अब बी से सी पर गए, प्रतिरोध मिला R2, धारा के दिशा में पोटेंशियल ड्रॉप हो गया I2 R2। अब यहाँ पे थोड़ा सा देखो कि जैसे ही C से D पर आए, पहले बिंदु C से कहाँ आ रहे हैं, बिंदु D पर। तो देखिए करंट आपका I3 है, ठीक है। तो यह करंट आप जब प्रतिरोध को पार कीजिएगा तो इसमें पोटेंशियल ड्रॉप आपका I3 R3 होगा। लेकिन इस प्रतिरोध से पहले हमको क्या है, यहाँ पे देखो ध्यान से, सेल जुड़ा हुआ है और सेल का विद्युत वाहक बल क्या दे रहा है, हेक्स I1 दे रहा है। तो आपको कहे कि विभव ह्रास होगा तो पॉजिटिव लेना है और विभव वृद्धि होगा तो निगेटिव लेना है, याद रखिएगा। या फिर तीर गड़ गया आपको तो पॉजिटिव हो गया, तीर नहीं गड़ा तो निगेटिव। तो यह सेल प्रतिरोध तक धारा पहुंचेगा I3, उससे पहले किससे होकर गुजरेगा, तो यह सेल से होकर गुजरेगा। तो सेल से होकर गुजरिएगा तो यह निगेटिव से पॉजिटिव पर जा रहे हैं, यानी कम से हायर पोटेंशियल पर आ रहे हैं। यानी कि पोटेंशियल क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है, विभव में वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ इसका सेल का EMF अगर हेक्स I1 है और आप इधर से इधर आ रहे हैं, बिंदु C से D की ओर आ रहे हैं, तो यह हेक्स I1 आपका क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। पोटेंशियल इंक्रीज जो है हेक्स I1, इसको क्या लेना होगा, हमको ऋणात्मक लेना होगा। क्यों लेना होगा, क्योंकि विभव में वृद्धि को हम साइन कन्वेंशन में लिख दिए हैं, ऋणात्मक लेते हैं। तो निगेटिव से पॉजिटिव पे आप छलांग लगाए, क्या हो गया, विभव में वृद्धि हो गया, यानी हेक्स I1 आपको क्या लेना होगा, निगेटिव। तो क्या लिख दीजिएगा, माइनस हेक्स I1। क्लियर है एकदम। और फिर अब बिंदु डी से, या बिंदु डी था तो इसको बिंदु ई कर लीजिए। तो अगर इसको बिंदु ई कहिएगा तो थोड़ा सा इसको भी चेंज करना पड़ेगा, ABCD E और वापस से
ए। तो सिंबल है उसके लिए कोई बात नहीं है, फिर से हम लोग देख लेते हैं। ए से बी तक चले, विभव ह्रास हो गया I1 R1, बी से सी तक गया, क्या हो गया I2 R2, तो I2 R2 हो गया। लेकिन सी से जैसे ही डी तक जा रहे थे तो निगेटिव से पॉजिटिव पे छलांग लगा रहे हैं, यानी विभव वृद्धि हो रहा है, जो कि किसके बराबर होगा, सेल के EMF xI1 के बराबर। लेकिन विभव वृद्धि को हम लोग को क्या लेना है, निगेटिव लेना है, क्या ले लिए, -xI1। या फिर अगर डी से सी की ओर जाते तब क्या होता है, देखो तीर गड़ जाता, यानी पॉजिटिव से निगेटिव पे जाते तो तीर गड़ता, यानी विभव में ह्रास होता, और विभव में ह्रास होता तो यह क्या हो जाता, पॉजिटिव। यानी इधर से इधर जाते तो xI1 पॉजिटिव हो जाता। लेकिन हम लोग कैसे चल रहे हैं, सी से डी की ओर चल रहे हैं, निगेटिव से पॉजिटिव पे जा रहे हैं, यह xI1 हमको क्या लेना पड़ा, निगेटिव। अब यह प्रतिरोध को पार कीजिएगा धारा की दिशा में, I3 की दिशा में, तो क्या हो जाएगा, इसमें विभव ह्रास आपका क्या हो गया, यह क्या हो गया I3 R3। इसी तरह से इसमें क्या हो गया था, I2 R2। तो प्रतिरोध को पार करने में पोटेंशियल आपका ड्रॉप होगा, क्या लीजिएगा, पॉजिटिव। तो क्या हो गया, तो R3 को पार करने में हो गया I3 R3। तो ए से बी तक गए, बी से सी तक गए, सी से डी तक गए, डी से ई तक आ गए। ए से बी तक जाने में विभव ह्रास I1 R1 हो गया, बी से सी तक आने में विभव ह्रास आपका क्या हो गया, I2 R2 हो गया। अब सी से डी तक आया, बैटरी को पार कर रहे थे, निगेटिव यानी छोटा वाला से बड़ा वाला पे आए, पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा था, पोटेंशियल इंक्रीज को क्या लेते हैं, ऋणात्मक। तो बैटरी का EMF xI1 था, क्या ले लिए, -xI1। अगर D से C पर जाते तो यह xI2 क्या लेना पड़ता, पॉजिटिव। तो वह चलने की दिशा पर निर्भर करता। अब R3 को पार किए, करंट आपका I3 था, अब धारा की दिशा में चल रहे थे तो विभव ह्रास हो गया I3 R3। अब यहाँ से इस प्रतिरोध को पार कीजिएगा, R4 को पार कीजिएगा। अब यहाँ पे देख लो कि आप चल रहे हैं E से A की ओर और करंट आपका आ रहा है आपके अपोजिट डायरेक्शन में। तो अपोजिट डायरेक्शन में करंट आ रहा है, आप चल रहे हैं ई से ए की ओर और करंट उसके विपरीत दिशा में आ रहा है। तो क्या लेना पड़ेगा आपको, या I4 को क्या लीजिएगा, निगेटिव लीजिएगा, क्या हो जाएगा, -I4, और यह प्रतिरोध आपका क्या है, R4। तो यहाँ पे माइनस देखो हर जगह, यहाँ पर करंट की दिशा में चल रहे थे, प्रतिरोध R1 था, पोटेंशियल ड्रॉप I1 R1 लिए। B से C तक जा रहे थे, करंट की दिशा में चल रहे थे, I2 R2 हुआ। यहाँ पर D से E की तरफ गए, करंट की दिशा में चले, क्या हो गया, I3 R3। लेकिन अब E से जब A की ओर चल रहे हैं तो करंट हमको क्या मिल गया, विपरीत दिशा में मिल गया, तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो गया, -I4 R4। अब वापस यहाँ पे देखो बैटरी मिल गया। अब बैटरी को पार कीजिएगा, और कैसे पार कर रहे हैं, धनात्मक यानी हायर से ऋणात्मक लोअर पे। तो हायर से लोअर पे जा रहे हैं, पोटेंशियल आपका क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है, घट रहा है। तो पोटेंशियल घट रहा है, आपको कहे थे कि पोटेंशियल ड्रॉप को क्या लेना है, पॉजिटिव। या यह भी देखिए कि इधर से इधर गए, तीर कर रहा है, यानी कि xI2 आपका क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो प्लस xI2 कहाँ पहुँच गए, ए पर। तो A B C D E और A, यानी A से चलना शुरू किए क्लॉकवाइज और वापस A तक ही पहुंच गए। तो सभी विभव ह्रास आपका I1 R1 I2 R2 -xI1 प्लस I3 R3 -I4 R4 प्लस xI2, और सभी का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। यही आपका क्या है, किरचॉफ्स का द्वितीय लॉ या किरचॉफ्स का बंद पास का नियम है। अच्छी तरह से देख लेना, इसको समझ लेना है, हड़बड़ाना बिल्कुल नहीं है। एग्जाम में इसी तरह से आप एक कोई भी रैंडम फिगर बनाइएगा, 1-2 बैटरी लगा दीजिएगा, करंट इस तरह से कुछ भी आप रैंडम R1 R2 I1 I2 I3 ले सकते हैं। केवल ध्यान यही रखिएगा कि
यह नियम का जो एप्लीकेशन है वह चिन्ह परिपाटी के अनुदिश हो, यानी बिंदु ए से अगर चलना शुरू किए, अगर क्लॉकवाइज चले तो धारा के दिशा में अगर प्रतिरोध R1 आपको मिल रहा है और धारा आपके चलने की दिशा में है, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया I1 R1, प्रतिरोध R2 में हो गया I2 R2, चूँकि धारा के दिशा में है। बैटरी मिल गया तो बैटरी में सावधानी रखिएगा कि अगर पोटेंशियल इंक्रीज हुआ यानी ऋण से धन पे गए, पोटेंशियल बढ़ रहा है तो उसको ऋणात्मक लेना है। क्या ले लिए? -xI1। और या फिर देखिए R3 है और धारा की दिशा में ही आप चल रहे थे तो विभव ह्रास या पोटेंशियल ड्रॉप क्या हो गया? I3 R3 हो गया। यहाँ से इधर बढ़ना शुरू किए, यहाँ पे अब धारा आपको विपरीत, आप चल रहे थे ऊपर की ओर और धारा अपोजिट आ रहा था, इसलिए यह क्या हो गया? तो यह हमको लेना पड़ा -I4 R4 पोटेंशियल ड्रॉप। तो साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना है, -I4 R4। अगेन बैटरी को पार करेंगे तो धन प्लेट से ऋण पे जाएंगे, पोटेंशियल ड्रॉप होगा, पोटेंशियल ड्रॉप को पॉजिटिव लेना है तो +xI2। सभी का योग क्या हो गया? जीरो हो गया। यही आपका किरचॉफ्स का द्वितीय नियम है। हम कोशिश किए यहाँ पे समझाने का अच्छा से, आगे आपका प्रॉब्लम वगैरह करवाएंगे या नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छा से हम कोशिश करेंगे इसको एक्सप्लेन करने का। तो अभी यहाँ तक रहने दीजिए, अच्छा से नोट कर लो, एग्ज़ाम के लिए यह रामबाण है, बहुत ज़्यादा आपका यूजफुल है। तो आज का वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। धन्यवाद।